नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस यानी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजनीतिक विचारक या पॉलिटिकल थिंकर्स। सिलेबस की बात करें तो ये आपके सिलेबस का पेपर 2A का यूनिट 3 का पार्ट है ना, राजनीतिक विचारक। जो विचारक आज हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है महात्मा गांधी। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बात हो रही है। पुराने सिलेबस में ये आपका यूनिट 4 का पार्ट था, अभी इसमें यूनिट 3 में इसको शामिल कर दिया गया है। टॉपिक की बात करें, टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य परिचय, प्रारंभिक जीवन इनका कैसा रहा है, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, सत्याग्रह क्या होता है, इसके क्या गुण हैं, क्या प्रकार, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी सावधानियां होती हैं यदि आप सत्याग्रही हो तो, सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या अंतर होता है, उसको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गांधी जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ है, वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि आपको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, तभी आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। जो नोट्स हम क्लास में पढ़ते हैं, यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हो तो 299 में पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स प्राप्त होंगे। इस नंबर पे कॉल करिए, आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। चलिए सामान्य परिचय की बात करें तो इनका जो देखते हैं हम थोड़ा सा आगे। जो इनका जन्म है वो आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, है ना। 1869 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। देखिए स्थान, ये वाला स्थान है। तो गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर को 1869 को इनका जन्म हुआ है। डेट काफी काम की है, कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, जो कि राजकोट रियासत में दीवान के रूप में कार्य करते थे। माता थी पुतलीबाई, बहुत ही धार्मिक महिला थी। आप देख पा रहे होंगे हाथ में माला है, माला कर रही है। ठीक, तो पिताजी और माताजी। ठीक, चलिए राजकोट रियासत में ये लोग काम करते थे। पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। बहुत कम उम्र में इनका विवाह कर दिया गया, जो कि बहुत लंबा चला, सफल विवाह जिसे कहते हैं। इनकी जो रचना है, क्वेश्चन इनकी जो रचना है उससे भी आता है कि एक आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, इसके बारे में भी बात करेंगे भविष्य में। अभी आप देखें, जो उनकी मृत्यु है 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, डेट ध्यान रखिए। चलिए, इनका जो जीवन है, हमको जानना है इनका जीवन कैसा रहा है, कैसे कैसे परिवर्तन आए हैं। इनका जन्म हुआ, इनकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई, इनका जो हायर एजुकेशन वो कहाँ पर हुआ, और कैसे दार्शनिक बने, मतलब गांधी जी, महात्मा गांधी कैसे बने, हमको ये जानना है। चलिए बात करते हैं। इनका जो देखिए, इनका जन्म हुआ था गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद में इनका जो स्कूलिंग है उसकी बात करें तो देखिए, इनका स्कूलिंग राजकोट में हुआ था। जो उनकी प्राथमिक शिक्षा है वो राजकोट में संपन्न हुई। इसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए, वहां पर इन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त करी, जिसे बोलते हैं बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करी। तो वहां से बैरिस्टर बनकर वहां से लौट के आए। इसके बाद में 1893 की बात करें तो 1893 में ये साउथ अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका। जब ये साउथ अफ्रीका पहुंचे, ये आपका साउथ अफ्रीका दिख रहा है आपको, साउथ अफ्रीका पहुंच गए। यहां पर इनके साथ में ये वहां पर रंग भेद के शिकार हो गए। वहां पर इनके साथ में रंग भेद हुआ, है ना, इसके साथ में हुआ। तो वहां इन्होंने देखा कि यहां पर रंग भेद की बहुत बड़ी समस्या है। अगर मेरे साथ ये बिहेवियर हो रहा है तो वहां के जो लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो इन्होंने इसके खिलाफ बहुत वहां पर आंदोलन किया, बहुत कार्य किया, और उसमें काफी हद तक ये सफल भी हुए। ठीक, तो 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए। वहां से 21 साल बाद, 21-22 साल बाद 1915 में ये भारत वापस आए। 9 जनवरी 1915 में ये भारत वापस आए। इसके बाद में इन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से भारत की आज़ादी के लिए सौंप दिया, समर्पित कर दिया। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बहुत काम किए। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इन्होंने देश को एक नई दिशा दी, और उसी कारण, उनके प्रयास से ही, उनके सिद्धांत के कारण ही, जो उनके सिद्धांत थे उन पर काम करते हुए ही उन्होंने आज भारत को आज़ाद करवाया, और आज हम आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। ठीक, तो बहुत योगदान इनका है, इनके बारे में पढ़ना हमारा सौभाग्य है। चलिए, अब जो क्लास में अब जो नोट्स हम पढ़ रहे हैं, इनका उद्देश्य ये है कि एग्जाम में किस प्रकार से आपको आंसर लिखकर आना है। देखो, आपको जानकारी तो है गांधी जी क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, सब पता, लेकिन आपको आंसर फॉर्म में लिखकर आना है। तो कैसा आपका आंसर होना चाहिए? अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि सत्याग्रह क्या होता है, तो आपको किस प्रकार से इसको डिफाइन करना है, वो आपके सामने है। ठीक है, समझते हैं, आइए देखते हैं इसको।
ठीक, अब हम बात करेंगे सत्याग्रह के बारे में। सत्याग्रह गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह, कभी आपसे क्वेश्चन बन गया कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है, तो आपको इस प्रकार से डिफाइन करके आना है। देखो, सबसे आपका पहला पॉइंट बनेगा कि भाई गांधी जी का एक नवीन मार्ग है सत्याग्रह। तो गांधी जी का नवीन मार्ग सत्याग्रह एक आध्यात्मिक शक्ति है। क्या है? एक आध्यात्मिक शक्ति है जिसका अर्थ है सत्य का आग्रह या सत्य के प्रति आग्रह। यह आपका पहला पॉइंट हो गया, बहुत ही प्यारा है ना। क्या लिखा इसमें हमने कि गांधी जी का ये नवीन मार्ग है और इसका उद्देश्य, इसका अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह या सत्य का आग्रह। बात क्लियर है? आपको जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, जिसमें सत्याग्रही दूसरों को कष्ट देकर नहीं बल्कि स्वयं, लिखा है दूसरों को कष्ट देकर नहीं बल्कि स्वयं कष्ट सहन कर सत्य का आग्रह करता है। अगर आपके माध्यम से किसी और को कष्ट हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें यदि आपको कष्ट हो रहा है तो चलेगा, लेकिन आपके माध्यम से किसी और को कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, और उसके माध्यम से ये सत्य का आग्रह करता है। आपका तीसरा पॉइंट बनेगा कि हिंसा और कठोरता का इसमें कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रह में हिंसा और कठोरता का कोई स्थान नहीं है। क्या लिखा है? हिंसा एवं कठोरता रहित, यानी इसके बिना हिंसा और कठोरता रहित सत्याग्रही अपने विरोधियों को दुखी बनाने की अपेक्षा स्वयं अपने को दुख में डालकर सत्य की विजय प्राप्त करता है। जो सत्याग्रही होता है वो किसी, जो अपना विरोधी को दुख में डालने की अपेक्षा स्वयं को दुखी करके सत्य के प्रति आग्रह करता है, सत्य की विजय प्राप्त करता है। अगर आपके माध्यम से किसी को दुख हो रहा है तो उसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया है। आपके माध्यम से किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए, तभी आपको विजय प्राप्त होगी और तभी वो सही मायने में विजय कहलाएगी। बात क्लियर है? आपका चौथा पॉइंट बनेगा, इस पे लिखा भी है कि सत्याग्रही हारना तो जानता ही नहीं। सत्याग्रही कभी भी हारना नहीं जानता, वो कभी नहीं हारता, क्योंकि वह बिना थके सत्य के लिए लड़ता रहता है। और इस संग्राम में यदि मृत्यु होती है तो मोक्ष के बराबर होती है। क्या लिखा है? इस संग्राम में मृत्यु मोक्ष होती है ना, और कारागार यानी कि जेल स्वतंत्र का द्वार है। यदि आपको मृत्यु हो रही है तो मोक्ष है, और यदि आपको जेल हो रही है तो वो इंडिपेंडेंस का द्वार है, उसका गेट है, उसका दिशा। बात क्लियर है? इस प्रकार से आपको सत्याग्रह को समझाकर आना है। बहुत ही प्यारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या लिखा इसमें, सत्याग्रही के, अगला आपको पढ़ना, सत्याग्रही के आवश्यक गुण। सत्याग्रही बनने के लिए आवश्यक गुण, यदि आप सत्याग्रही हो तो कौन कौन से गुण आपके जीवन में होना चाहिए, उसको यहां पर बताया गया है। सबसे पहला गुण है कि आपको अनुशासित होना है, डिसिप्लिन होना है। ये बहुत ही मेन है। अगर आप अनुशासित नहीं हो तो आप सत्याग्रही का जीवन नहीं जी सकते। बात क्लियर है? अगला आपका है निर्भीक। आपको निर्भीक होना है, किसी के प्रति आपके मन में भय नहीं होना चाहिए। अगला आपका है मन, वचन और कार्य से अहिंसक होना चाहिए। क्या लिखा है? मन, वचन और कार्य से आपको अहिंसक होना चाहिए। हिंसा का इसमें कोई स्थान नहीं है। आपके जीवन में हिंसा दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। अगला आपका है त्यागी स्वभाव। आपके जीवन में त्याग होना चाहिए। आपका जीवन जो है उसमें आपको जो नेचर है, जो आपका स्वभाव है, वो त्यागी होना चाहिए। त्याग आपको करते आना चाहिए। अगला आपका है परिवार के प्रति आपको मोह नहीं होना चाहिए। अगर आपका परिवार के प्रति मोह ज्यादा है तो आप देश के प्रति कार्य नहीं कर पाओगे। धन के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। धन के प्रति आपका मोह नहीं होना चाहिए। धर्म के प्रति आपकी पूर्ण आस्था होना चाहिए, है ना, इन लॉजिकल मैनर। यातनाओं से विचलित नहीं होना, क्योंकि जिस दिशा में आप चल रहे हो यहाँ पर यातना तो आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक, ये आपके गुण हो गए किसके? सत्याग्रही के। बात क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहां से बन गया? बढ़िया सा आपका। सत्याग्रह के प्रकार देखो। अब आप इसके प्रकार देखो। पहला है हड़ताल। अहमदाबाद मिल में जो वहां के मजदूर थे उन्होंने कहा था कि हमको जो हमारी सैलरी है उसमें हमको हाई चाहिए 35% का। तो उनके लिए गांधी जी ने स्ट्राइक की थी, हड़ताल की थी। उसको बोला गया अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक, तो हड़ताल होती क्या है समझे जरा इसको। इसमें जो आप काम कर रहे हो उसको आपको करना बंद करना है तो उसको हड़ताल बोलेंगे। इसमें नौकरी, व्यवसाय तथा निजी कार्य बंद करना एवं स्कूल कॉलेज में सम्मिलित ना होना शामिल है। एग्जाम्पल है आपका है अहमदाबाद मिल हड़ताल।
एग्जाम्पल भी आपको लिखकर आना है ताकि आपका आंसर और अच्छा बन पाए। अगला आपका है अगला आपका हिजरत। इसमें क्या होता है? स्थायी निवास स्थान का स्वेच्छा से परित्याग करना, यानी कि खेड़ा और बारडोली आंदोलन। अगला आपका है असहयोग आंदोलन, मतलब सरकार के प्रति आपको असहयोग करना है। जो उनके सरकारी स्कूल हैं तो उसमें जाना बंद करिए। सरकारी अगर आप कर्मचारी हो जाना बंद करिए। जो भी सरकार के काम हो रहे हैं, सरकारी अगर कोई सामान है उसको आप खरीदना बंद करिए। उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करने के लिए आपका सहयोग आपको बंद करना। ठीक, सत्याग्रही द्वारा असहयोग देकर सामाजिक आर्थिक बहिष्कार कर, ताकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हों और देश को छोड़ दें। ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें अगला आपका है सविनय अवज्ञा। आपको ध्यान होगा 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए यह किया गया था। तो सविनय अवज्ञा, सविनय विनम्र रूप से आपको अवज्ञा करनी है। यह प्रभावशाली अस्त्र है। क्या लिखा है? यह प्रभावशाली अस्त्र है एवं रक्तहीन विकल्प है। इसमें रक्त बिल्कुल भी नहीं बहेगा। इसमें आपका अहिंसा बिल्कुल नहीं होगी। इसमें हिंसा बिल्कुल नहीं होगी। रक्त बिल्कुल नहीं बहेगा इसमें। रक्तहीन, क्या लिखा? रक्तहीन विकल्प है ये, रक्तहीन विकल्प, शांतिपूर्वक होगा। ठीक, तो क्या लिखा है? ये प्रभावशील है, अस्त्र एवं रक्तहीन विकल्प है। इसमें विनय पूर्वक अवज्ञा की जाती है ना। इसमें विनम्र पूर्वक इसमें अवज्ञा होती है ताकि आप हमारी बात मानने के लिए, है ना। अगर आप सरकार को बोल रहे हैं कि आपको जो कानून बना है ये गलत है, तो हम आपको सविनय इसमें आपसे प्रार्थना करेंगे ताकि आप अपना कानून वापस ले लें। ठीक, चलिए अगला आपका है धरना। मादक द्रव्यों एवं विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध अहिंसात्मक रूप से विरोध करना एवं धरना देना, यही आपका होता है। आप किसी बात का विरोध कर रहे हो और सामूहिक रूप से शांतिपूर्वक आप कहीं बैठे हो, उसको बोलते हैं धरना। आपका जो प्रदर्शन हो रहा है गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगला आपका है उपवास या अनशन करना। अन्ना हजारे, आपको ध्यान होगा, यह सत्याग्रही का सबसे कठिनतम अस्त्र है, जिसमें वह स्वयं को भूखा रखकर विरोध दर्ज करता है। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आपको देखो अगला है सत्याग्रह हेतु सावधानियां और सत्याग्रही की सावधानियां लिखो आप। बेसिकली जो आप सत्याग्रही जो होता है, तो सत्याग्रह के लिए कौन कौन सी सावधानियां होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है शांतिपूर्वक, क्या लिखा है? शांतिपूर्वक विवादों का निपटारा करना चाहिए आपको। अगला है जनमत को जागृत करना। यदि आपको जनमत आपके साथ होगा, जनता आपके साथ होगी, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। अकेले आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो गांधी जी थे, तो गांधी जी का उद्देश्य था कि सभी हमारे साथ चलें, पूरा देश हमारे साथ चले। तो अगर आपको साथ में चलना है तो आपको उनको समझाना होगा, उनको आपको जगाना होगा, तभी जो है जनता आपके उद्देश्य में शामिल होगी और आपको जो आप उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। ठीक, तो क्या लिखा अगला है जनमत को जागृत करना। न्यूनतम लक्ष्य निश्चित करना। आपको न्यूनतम, आपके छोटे छोटे आपके लक्ष्य हैं, उनके माध्यम से ही आपको जो बड़ा उद्देश्य है वो पूरा आपका हो पाएगा। ठीक, तो न्यूनतम लक्ष्य निश्चित करना। पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना। इस दिशा में आपको पीड़ा हमेशा प्राप्त होती रहेगी। अगर आप में पीड़ा सहने की ताकत नहीं है तो आप सत्याग्रही नहीं बन पाओगे। अगला है सम्मानीय समझौते के लिए तत्पर रहना। इस दिशा में आपका सम्मान से हमेशा समझौता होता रहेगा। आप किसी बड़े पद पे हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं, तो अगर आप इस दिशा में आ रहे हैं तो आपका सम्मान हमेशा तातार होगा, आपका अपमान होगा। उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। सार्वजनिक हित का ध्यान रखना है। आपको जो उद्देश्य है वो सबके लिए होना चाहिए। जो आपको उद्देश्य है वो सबके प्रति होना चाहिए। आपका निजी स्वार्थ इसमें नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक हित के लिए आपको काम करना है। ये आपकी सावधानियां हैं, इससे आपको भटकना नहीं है। ठीक, तभी आप सत्याग्रही बन पाओगे। अब अगला आपको देखो, अगला है सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर क्या होता है। बेसिकली जो अरविंद घोष थे उनका सिद्धांत था निष्क्रिय प्रतिरोध। किसका था? अरविंद घोष का था, है ना, उनका था, अरविंद घोष का था ये निष्क्रिय प्रतिरोध। दोनों का उद्देश्य यही है, दोनों का उद्देश्य अपना विरोध प्रकट करना है। लेकिन ये जो सत्याग्रह है इसका जो सिद्धांत थोड़ा अलग है और जो निष्क्रिय प्रतिरोध इसका सिद्धांत अलग है। दोनों के माध्यम से ही आपको किसी कानून का, किसी व्यवस्था का आपको विरोध करना है। लेकिन दोनों का सिद्धांत, ये दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग है। क्या है देखो डिफरेंस, क्या देखो समझो जरा इसको। सत्याग्रह जो है नैतिक अस्त्र है, इसको आप किसी भी क्षेत्र में उपयोग कर सकते हो। लेकिन जो आपका निष्क्रिय प्रतिरोध है ये एक राजनीतिक शस्त्र है। इसको सिर्फ राजनीति में ही आपको उपयोग करना है। अगर आप किसी कानूनी व्यवस्था का या कानून का विरोध कर रहे हो तो यहां पर आपको उसका
उपयोग करना है। बात क्लियर है। अगला देखो आप, सत्याग्रह ने शत्रु के किसमें क्या लिखा है, सत्याग्रह में शत्रु के हृदय परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। इसमें प्रयास करते हैं कि जो शत्रु है उसका हृदय परिवर्तन हो जाए या उसका विचार में परिवर्तन लाया जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो है इसमें शत्रु की लाचारी का फायदा उठाकर ये काम इसमें होता है। जैसे आपने ट्रेन, आपका जो बस रोक दिया आपने, ट्रेन रोक दिया आपने, तो जो सरकार है वो लाचार होकर आपकी बात मान लेगी। ठीक, अब देखिए इसमें अगला आपका है कि सत्याग्रही जो है वीरों का अस्त्र है, और जो प्रतिरोध है ये आपका बेसिकली शक्तिहीन व्यक्तियों का शस्त्र है, शक्तिहीन व्यक्तियों का शस्त्र है, दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या लिखा है, इसमें द्वेष घृणा जैसी, क्या द्वेष और घृणा जैसी भावना का कोई स्थान नहीं है, यानी आपके शत्रु के प्रति आपके मन में द्वेष और घृणा की भावना बिल्कुल भी नहीं आएगी इसमें। लेकिन यहाँ पर इसमें शत्रु के प्रति प्रेम स्नेह की भावना का कोई स्थान नहीं है। इसमें शत्रु को शत्रु की तरह ही इसमें ट्रीट किया जाएगा। बात क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं, और देखो उसमें क्या लिखा है, सत्याग्रही प्रसन्न पूर्वक, क्या लिखा है, सत्याग्रही प्रसन्न पूर्वक अत्याचार सहन करता है। उद्देश्य बड़ा है, आपका जो अत्याचार बड़ा नहीं है। तो इसमें जो अत्याचार क्या लिखा है, इसमें सत्याग्रही जो है, पेन लेके, इसमें पेन नहीं लिया है, एक मिनट, बहुत सिंपल है। सत्याग्रही प्रसन्न पूर्वक अत्याचार सहन करता है, लेकिन इसमें यहाँ पर इसमें शत्रु के अत्याचार सहन करना मजबूरी होता है, मजबूरी पूर्वक ही ये अत्याचार सहन करता है, अन्यथा नहीं करता। अगला आपका है, इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा वर्जित है, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर पानी सर से ऊपर चला गया तो यहाँ पर इसमें आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है, हिंसा का उसमें परमिशन मिली हुई है। इसमें आत्मशुद्धि के लिए नैतिक प्रयत्न आवश्यक, इसमें आत्मशुद्धि का कोई इसमें प्रयास नहीं हो रहा है। इसमें क्या लिखा है, इसमें आत्मशुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना, इसमें ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें इसका क्षेत्र विश्वव्यापी है, इसको किसी भी क्षेत्र में आप विश्व में, देश में, जहां भी आप चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका जो है इसका क्षेत्र सीमित है, इसको सब राजनीति में आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा कहीं नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया। इस प्रकार से आज हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई बेसिकली होता क्या है। ठीक, ये आपका हो गया। तो आज हमने पढ़ा है गांधी के बारे में, ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग जो आपका रिमेनिंग पार्ट उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहे। आपको जो सिलेबस चेंज हुआ है उसको आप समझें कि आपको सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन आया है, नोट्स कौन से मेरे पास है, कौन से नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी शुरू करनी है। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।